तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं, सपा के अधिवास हो चुका है और इसमें तमाम सारी चुनौतियां, और इन चुनौतियों के बीच अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती, और बीजेपी की अगर कोई काट है या कोई हरा सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी। अब मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं कि मैंने क्या सवाल टीज किया था ब्रेक में जाने से पहले, मैं सीधा मनीष जी के पास आता हूं। जो सवाल आपने पूछा था वो सवाल आज के शुभ अवसर पर उसका जवाब देना मैं उचित इसलिए नहीं समझता हूँ कि उस सवाल का उत्तर अभी ना ही आप पूछें तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए कि राजनीति में जो लोग हाशिए पर धीरे धीरे जा रहे हों, जिनका राजनीति से अब दूरी बनता जा रहा हो, एक तरह से समाज नकारता जा रहा हो, उनको अब राजनीति की मुख्य धारा में चर्चा का विषय बना करके लाने की कोई आवश्यकता नहीं। एक बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक बात समझना चाहिए कि जनता से उन्होंने वादा क्या किया था, जनता से उन्होंने क्या कहा था। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझना चाहिए। इसलिए ये बात समझना चाहिए कि नेता जब कोई बात जुबान से अपनी कहता है तो जनता उस पर उम्मीद बांध लेती है, भरोसा करती है। भारतीय जनता पार्टी जो दम्भ भरती है कि जनता उनके ऊपर विश्वास कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, अवनीश त्यागी जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और आजकल भारतीय जनता पार्टी के वो प्रवक्ता के रूप में राजनीतिक काम कर रहे हैं। अवनीश त्यागी जी 2014 में जब आपकी सरकार बनी थी उस समय भारत पर 40 लाख करोड़ का कर्ज था। आज के समय में देश पर 151 लाख करोड़ का कर्ज है। ये इतना बड़ा कर्ज जो भारत के ऊपर बढ़ा है, आखिर यह किसका नतीजा है? एक बात। दूसरी बात जो अवनीश त्यागी जी बहुत महत्वपूर्ण है, उस समय प्रति व्यक्ति भारत के प्रत्येक नागरिक पर 40,000 रुपए का कर्ज था। आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति पर 1,10,000 रुपए का कर्ज है। इतना बड़ा जो खाई, इतनी बड़ी जो असमानता बढ़ी है। आप चाहे भारत पाकिस्तान जितना कर लीजिए, हिंदू मुसलमान चाहे जितना कर लीजिए, अगड़ा चाहे पिछड़ा जितना कर लीजिए, लेकिन यह सवाल हमेशा देश को कमजोर करेंगे। इसलिए कि हमारा देश आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हो। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी जब आते हैं तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है। कहने से नहीं होता है। उत्तर प्रदेश आज के जो 3 सबसे निर्धन राज्य हैं, इससे बड़ी बेशर्मी कुछ नहीं हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी जो 1 ट्रिलियन की बात करती है, आज के समय में उत्तर प्रदेश 3 देश के सबसे निर्धन राज्यों में से एक राज्य बन चुका है। इस बेशर्मियत की चलिए ठीक है, आलोक नहीं, मुझे बात पूरी करने दीजिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मुझे दुख है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान जिसको भरोसे में लेकर के कहते हैं कि हम नौकरी देंगे, उत्तर प्रदेश का नौजवान इसे नौकरी मांगता है तो ये लाख मंत्री है, इनके जो शिक्षा मंत्री है उनके घर पर 69,000 जो शिक्षा विभाग में काम करने वाले लोग हैं वो नौकरी मांगने गए। 69,000 शिक्षा कर्मियों ने इनके माध्यमिक शिक्षा मिनिस्टर के घर, बेसिक शिक्षा मिनिस्टर घर गए हैं। और आज के समय में धरना चल रहा है। एक धरना लखनऊ में चल रहा है, दूसरा धरना यहाँ वो उनको बता रहे हैं कि धरना हम बेरोजगारों की भी बात करें। आप सवाल का जल्दी से जवाब तो लीजिए, जल्दी से। त्यागी जी के पास कोई जवाब नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल देश से झूठ बोलती है, उत्तर प्रदेश की जनता से झूठ बोलती थोड़ा है। चीज और समाजवादी पार्टी आने वाले समय में इनके झूठ की पोल जनता के बीच में जाकर के इनको हम बेनकाब करेंगे और इनको सड़कों पर ला करके इनसे हम उसका जवाब दिलवाएंगे। अवनीश जी अपनी बात रखिए। देखिए आलोक जी, मैं मनीष जी की बौखलाहट को बिल्कुल वाजिब मानता हूँ। अब आप बौखलाहट कहेंगे, जिस तरह से अब ये बौखलाहट है, हम सवाल नहीं। अरे आलोक जी, कौन सी बात हमने जनता की बात किया है, हमने जनता का सवाल किया है। उन्होंने बेरोजगारी की है, बात उन्होंने बढ़ती महंगाई की है, बात उन्होंने आर्थिक मुद्दों की है। अब कद्दूकस सवाल का जवाब दे दीजिए। चलिए देश की बात ठीक है, सुनेंगे, अब सुनने का भी मादा रखिए। तब से देश का नजरिया बदल गया है, विश्व का देखने का, उत्तर प्रदेश देश को देखने का नजरिया बदल गया है। देश मजबूत हुआ है, प्रदेश मजबूत हुआ है। हम अवनीश जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि देश किस क्षेत्र में मजबूत हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि देश किस क्षेत्र में मजबूत हुआ है। उत्तराखंड में मजबूत हुआ है, मजबूत हुआ है, भुखमरी में कहाँ पहुँचा है? आप ये बताइए कि जो यहाँ पर अपराध हो रहे हैं उसमें कहाँ पहुँचा है? ब्रिटेन में कहाँ पहुँचा है?
है भारतीय और जनता उत्तर पार्टी प्रदेश को की जनता आबादी का 25 लगातार प्यार मिल रहा है। ब्रिटेन से क्यों बात दूर करके है? देश का कल्याण नहीं कर सकते, सिलसिला शुरू आपको हुआ है, काम करना होगा ना उसके वो लिए। आज तक थमा नहीं है मनीष जी। और नहीं जी, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ब्रिटेन की आबादी 6 करोड़ है और आपकी उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है। देश जो है वो पूरी तरह से मजबूत है, सुरक्षित हाथों में है। अरे प्रदेश योगी जी के हाथ अरे में भाई, सुरक्षित है। अरे और कौन 1 ट्रिलियन क्या एक एक करके बोलिए, फिर मैं सबका वर्जन लूंगा। जो दर्शक देख रहे होंगे वो भी स्पष्ट रूप से सुनेंगे। अवनीश जी अपनी बात रखिए पूरी पहले जी, क्योंकि आपने सवाल किया है मनीष जी ने। हाँ सुनेंगे पहले अवनीश जी को सुनेंगे। निवेश तेजी से बढ़ रहा है, किसान मजबूत हुआ है, आम आदमी मजबूत हुआ है मनीष जी। अब आप भूल जाइए, आदरणीय अवनीश त्यागी जी, आदरणीय अवनीश त्यागी जी, ब्रिटेन की आबादी 6 करोड़ है और उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है और देश की आबादी कुछ वर्षों में 1.5 अरब हो जाएगी। आप कहाँ पर पड़े हुए हैं? आपको नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई लड़नी चाहिए थी। आप कहाँ पर देश को पहुंचा चुके हैं? कर्ज लेकर के हम ताजमहल बनवा ले, कर्ज लेकर के हम रंगमहल बनवा ले, उससे धनाढ्य हो जाएंगे। छोड़ रहे हैं। रुकिए, मैं बहुत देर से देख रहा था। मैं रजा रिजवी साहब, रुक जाइए अवनीश जी, मैं आ रहा हूँ। मैं वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी से जरा सवाल का जवाब लेता हूँ, फिर मैं राजनीतिक दलों से सवाल का जवाब लूंगा। क्योंकि जब हम बात देश हित की करते हैं, जब हम बात जनता के हित की करते हैं, अवनीश जी अगर हम ब्रिटेन की इकोनॉमी से अगर तुलना करें, अर्थव्यवस्था से कर रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था में, तो अधिवेशन में ये सब चीजें क्यों नहीं नजर आ रही है? फिर कौन से मुद्दे उठाए गए ये बताइए जरा जाकर। वहां तो बीजेपी मुकाबला ये है, हमारा है आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव है। ये प्रस्ताव है ना। मैं आज संकल्प अधिवेशन को लेकर के बात कर रहा हूँ। मैं अधिवेशन को लेकर के संकल्प पत्र, मैं आज किसी संकल्प पत्र पे बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं विजन पे बात कर रहा हूँ। मैं आज अधिवेशन को लेकर के बात कर रहा हूँ। इसमें कितनी बात हुई बताइए मुझे, अर्थव्यवस्था को लेकर के। ये आपका आर्थिक, ये आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? ये आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? चुनाव के समय दिखाइए, जिसको जनता को समझाइए, जनता को जाकर समझाइए, जिसमें वोट देती है वो, उसमें तो बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है। जी रिजवी साहब, मैं जरा इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। ठीक है, हाँ बहस करिए, लेकिन जनहित के मुद्दों को उठाइए, जनहित के मुद्दों को उठाइए। ठीक है रिजवी साहब, मैं जरा आपकी टिप्पणी चाहूंगा पहले। देखिए मनीष जी, जो आप बुकलेट दिखा रहे हैं जी, इस बुकलेट को हो सकता है कि अधिवेशन में दिया गया हो, जो आप कह रहे हैं बांटा गया हो, लेकिन आपको उस बुकलेट की भी चर्चा टेलीविज़न पे अगर 1 घंटा हो रही है, 2 घंटा या आधा घंटा हो रही है, आलोक जी ये कहना है कि उसकी चर्चा आप क्यों नहीं रखते हैं कि आपने क्या मुद्दे की बात की? आपने नहीं, मेरी बात पूरी हो गई। मेरी वही बात कही है मनीष जी, मेरी की भी आवाज दबाएंगे, आप राजनीति की भी आवाज दबाएंगे। पुस्तक में वो सारी चीजें हैं। हमारे जो आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव हमारे राज्यपाल कश्यप जी ने जो पढ़ के सुनाया है, वो इसमें सारी चीजें मेंशन है जो भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने। आलोक जी का इस पर कहना कुछ नहीं, इस पुस्तक में सब है। वो कह रहे हैं जो पुस्तक में है वो क्यों नहीं बता रहे हैं? हमने बताया आपसे, वो आप बताइए कि वहाँ क्या दिया गया, उनका कहना ही है इस पुस्तक में सब है। सुनेंगे तो हमने जो आर्थिक नीतियों की बात कही है वो इसी किताब की बात है, हमारी आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव की बातें जो हमने आपके सामने कही है। जब हम जनहित को लेकर के यहाँ पर बात करते हैं, जनता से जुड़े, वो भी आम जन से जुड़े। अब आम जन का मुद्दा क्या है? देखिए किस तरीके से महंगाई का एक अहम मुद्दा है, बेरोजगारी अहम मुद्दा है, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती को घोटाले कर जायज मांगों को रखिए जिसको लेकर के, क्योंकि यहाँ पर कोई अभी आर्थिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा नहीं हो रही है। इसीलिए मेरा सवाल आपसे ये था। जी अपनी बात पूरी करिए रिजवी साहब। देखिए ऐसा है कि समाज जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टी, वो जब चलायमान रहती हैं, चलती रहती हैं, तो आम जनता में उनका जो है एक कुछ ना कुछ नजरिया बनता रहता है। गतिमान जो रहती हैं, चरवेद भी कह सकते हैं, गतिमान भी कह सकते हैं, चलायमान भी कह सकते हैं। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव हुआ, दिल्ली के अंदर जो है वो मोदी जी ने वहाँ सबको धन्यवाद प्रस्ताव दिया और दूसरे दिन गुजरात पहुँच गए। गुजरात में आप रोड शो कर रहे हैं। मतलब आप एक उत्तर प्रदेश जीते हैं, गुजरात में चुनाव होने वाला है और गुजरात में प्रधानमंत्री पहुँच गए। तो जो पार्टियां चलायमान होती हैं, चलती रहती हैं, उस पर देश के लोगों का निगाह बनती रहती है। ये सही है कि समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में 2022 में अच्छा किया, 49 से आ गए अपने गठबंधन के साथ 125 में और वोट प्रतिशत बढ़ा है। वोट प्रतिशत बढ़ा। लेकिन हमने देखा कि आपकी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छी स्पीच दी, लेकिन उसके साथ जो विपक्ष के नेता अखिलेश थे, उन्होंने भी अपने हिसाब से जो विपक्ष का काम होता है वो काम उन्होंने पूरा किया और पूरी बात रखी और बहुत अच्छे तरीके से विधानसभा चली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विधानसभा में अगर अच्छे तरीके से बोल के अखिलेश जी चले जाएं
तो उसका असर कहीं आम जनता पे जाकर के वोट बटरने का है कि नहीं है, ये देखना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी अधिवेशन जरूर कर रही है, लेकिन अपने वोटर को सजाव के रख रही कि नहीं रख रही है। रामपुर आजमगढ़ आप हार गए। रामपुर आजमगढ़ कहा जाता है मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। इस पर चिंतन होगा कि नहीं होगा कि मुसलमान क्यों चला गया समाजवादी पार्टी से, क्यों जा रहा है, क्यों हट रहा है, क्या कमी है? क्योंकि रामपुर और आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी ये नहीं मान के चलती थी कि हमारी सीट जीतेगी। लड़ी भारतीय जनता पार्टी मजबूती से, ये सही लड़ी, और वहां के वोटरों ने वोट दिया। उसका भारतीय जनता पार्टी ने जो है योगी जी ने जो है लोक भवन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां के जो है वोटर्स का धन्यवाद दिया कि भाई हमें जिस कम्युनिटी का हम नहीं समझते थे उस कम्युनिटी में ने हमें वोट दिया। अब समाजवादी कहती है कि मुसलमान हमारे वोटर हैं। दो लोकसभा के 2 सीट। एक बार संक्षेप, यानी कि सवाल कुल मिलाकर के बोलो अब ये निकल के आया मनीष जी के लिए अपना कोर वोटर संभालने के लिए क्या कुछ के पहले प्राथमिकता के तौर पर वो मुद्दे होने चाहिए। जी जल्दी से पहले प्रतिक्रिया। राजा साहब ने जो रामपुर लोकसभा क्षेत्र का जिक्र किया उपचुनाव का, राजा साहब हम जिस भी क्षेत्र में जब वोट का समय चल रहा था, चुनाव का समय चल रहा था, तो आपने भी देखा और हमने भी देखा कि उन गांवों के सामने बैरिकेडिंग करके पुलिस ने जिस तरह से मतदाताओं को बूथ स्तर तक पहुंचने नहीं दिया। 36% वोट। आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि जिस चुनाव आयोग का यह दम्भ भरता है कि हम बहुत बड़ी तैयारी करके चुनाव लड़ा रहे हैं, चुनाव आयोग कहता है कि हम बहुत व्यापक पैमाने पर तैयारी करें, उसके नेतृत्व में 36% मात्र। इससे बड़ा दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश में क्या हो सकता है? जब वोट ही नहीं देने दिया जाएगा, बूथ तक पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा, ग्राम प्रधानों को रेड कार्ड जारी कर दिया जाएगा, बीडीसी को रेड कार्ड जारी कर दिया जाएगा, उनके ऊपर मुकदमे लादने की धमकी दी जाएगी, तो हमारे सामने विकल्प क्या है? जब सरकार तनाशाह पर उतर जाएगी, सरकार वोट नहीं पड़ने देगी, सरकार हमको वोटिंग में हिस्सा नहीं लेने देगी, तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे? हमारे सामने आज के अधिवेशन में, कल के अधिवेशन में हम यही तैयारी करने जा रहे हैं कि आने वाला जो समय सरकार से भी लड़ेंगे और भाजपा से भी लड़ेंगे। चलिए, दोनों से लड़ेंगे और जीतेंगे। बल्कि एक लाइन और जोड़ लीजिए, ये भी आगे होना चाहिए। ठीक है, आपकी पंच लाइन में अवनीश जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले प्रियंका जी के पास आऊंगा। प्रियंका जी, वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी जी ने अभी बात कहा कि गतिमान शब्द को कहा, गतिमान है पार्टी, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, 120 सीटों को लेकर के, तब कितनी सजग नजर आ रही है ये गतिमान जो स्थिरता है, ये कितनी नजर आ रही है? क्योंकि देखिए, अब जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो मुद्दे किसी स्पेसिफिक क्षेत्र के मुद्दे नहीं। ये जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, ये पूरे देश का मुद्दा है। जिस तरह से महिलाओं की स्थिति बनी हुई है, ये किसी एक क्षेत्र का मुद्दा नहीं। तो ये मुद्दे ही उठाने के लिए राहुल गांधी जी ने पूरी कमर कस रखी है। और मैंने कहा कि ये यात्रा यहाँ समाप्त नहीं हो रही, ये यात्रा फिर से एक यात्रा प्लान की जाएगी और पूरे देश को कवर किया जाएगा और पूरे देश की जनता के जो मुद्दे हैं उन्हें हाईलाइट किया जाएगा, उनके लिए आवाज बनाई जाएगी। तो असलियत ये है कि इसकी इतनी चिंता करने की विपक्ष, यानी कि कहा जा सकता है अभी कल ही 27 सितंबर को पूरे देश ने विश्व पर्यटन दिवस मनाया। असली पर्यटन तो आप ही लोग मना रहे हैं, उसका मजा ले रहे हैं। आपने कहा प्रियंका जी कि अभी और भी यात्राएं निकाली जाएंगी। सरकार के मुद्दे उठाने कह लीजिए, जनता को जोड़ने के मुद्दे उठाना कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बेरोजगारी के लिए बाहर निकलना कह लीजिए, आप कुछ भी इसको समझिए, पर ये रुकने वाली नहीं है। अगर जनता के मुद्दे को हम उठाएंगे, पद यात्राएं करेंगे, उनके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, तो हम पर्यटन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बीच में जाकर जनता के बहुत सवाल उठाए। ठीक है, अब सहमति मत मिलाइए जी। ठीक है, जब चुनाव के समय में तस्वीर नजर आती है, बाद में फिर सुर में सुर मिलाए जाते हैं। मेरा मुद्दा, मैं हमेशा अपने डिबेट में कहता हूँ, मैं हमेशा जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर के उठाता हूँ जो जनहित में होते हैं। बेरोजगारी, सुनिएगा अवनीश जी, बहुत अहम सवाल है आज की डिबेट का। महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, ये ऐसे मुद्दे हैं जो एक लोगों की समस्या बने। जनता चाहती है त्वरित इनका समाधान हो। समाजवादी पार्टी एक विकल्प के रूप में खड़ी है। ऐसे में आप लोगों का खेल खराब हो सकता है या बना बनाया खेल बिगड़ सकता है। इसलिए चुनौती इन मुद्दों पर फोकस करना है, कहीं ना कहीं प्राथमिकता के तौर पर। बहुत जिम्मेदारी के साथ इस सवाल का जवाब। आलोक जी अपनी बात रखिए, आप कोई भी नहीं बोल रहा, सब आपका वर्जन सुनेंगे। नेतृत्व के साथ काम करती है, हर मुद्दे पे काम कर रही है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, रोजगार बढ़ाना हो, देश को विकास दिलाना हो। भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उसका नतीजा उसको मिल रहा है।
केवल डिबेट में उसका शोर नतीजा मचाने ये है कि पेट्रोल के दाम जो है 100 छू रहे हैं, डीजल के दाम जो है आत्ममुक्त विपक्ष इतिहास केवल जनता से दूर हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है आलोक जी। अब देखो डिबेट में शोर मचाने से काम नहीं होगा। नहीं सर, आप अवनीश जी जनता- शोर इसलिए मचता है, अवनीश जी ये शोर यहाँ ही नहीं है। आज आप आकर के देखिए शिक्षा मंत्री के घर के आवाज भी दे रहा है, वहां पर प्रदर्शन देखिए जा करके, इसलिए शोर हो रहा है। स्टूडियो से थोड़ा सा बाहर भी हम बाहर की भी बात कर रहे हैं। हाँ देखिए ये जो शोर मचाने से डिबेट में आलोक जी, इससे सरकारें नहीं बनती, शोर नहीं है, सरकारें जनता के बीच जाने से ये वाकई भारतीय नहीं जनता पार्टी का आपने एक सवाल पूछा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक आलोक जी ने एक सवाल पूछा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती वाले जो लोग हैं, भर्ती है, वो आपके शिक्षा मंत्री के घर पर धरना दे रहे हैं, इस समय भी धरने पर बैठे हैं, इसका उत्तर दे दीजिए। समाधान करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी करती है उसको समर्थन मिला है। और जो धोखा देते थे, जो देश को धोखा देते थे, जनता को धोखा देते थे, बरगलाते थे, जिनके पास कोई समाधान नहीं था, जिनके पास कोई विजन नहीं था, उनको जनता ने नकार दिया है। उनके तमाम प्रयोग, सत्ता में आने के तमाम हथकंडे जनता ने खारिज कर दिए हैं। जनता ने सबको नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी को फिर से सत्ता में हासिल किया है। ये अपने आप में अद्भुत है और ये देश की महान जनता, प्रदेश की महान जनता ने साबित कर दिया है कि कौन काम करता है और कौन जनता को गुमराह करता है। जनता को गुमराह करने वाले आज सड़कों पे घूम रहे हैं, अधिवेशन करके अपने मन को बहला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उनको जन कल्याणकारी योजनाएं दिला रहा है, उनका लाभ निचले स्तर तक पहुंचा रहा है। इसलिए जनता पार्टी ठीक है, चलिए तभी कहा जाता है कि बीजेपी 24/7 चुनावी मोड में रहती है। एक एक फाइनल कमेंट मैं चाहूंगा आज की डिबेट का। कुल मिलाकर के मनीष जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी लगातार अधिवेशन चल रही है, सेमिनार्स चल रहे हैं, जगह जगह रैलियां हो रही हैं और बैठकों का दौर जारी है, चाहे वो निकाय चुनाव को लेकर के है, ऐसे में अब कितनी बड़ी चुनौती मिल रही है और आप लोगों का क्या कुछ रोड मैप है और किस तरीके से क्या क्या फोकस रहेगा, जरा जानना चाहिए। आलोक जी हाँ, उत्तर प्रदेश और देश में जो राजनीतिक परिस्थिति और राजनीतिक एक वातावरण बना है, राजनीतिक 90% से ऊपर राजनीतिक जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक विरोधी हैं, उनके ऊपर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ईडी, सीबीआई और बुलडोजर भेज करके उनको डराने का, धमकाने का और उनको राजनीति से दूर करने की कोशिश किया है, हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और भारतीय जनता पार्टी एक बात स्पष्ट समझ ले, चाहे वो सरकार में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे अगर समाजवादी पार्टी के राजनीतिक विरोध को अगर निजी विरोध मान करके भारतीय जनता पार्टी अगर काम करेगी तो इस मुगालते में रहना छोड़ दे। समाजवादी पार्टी बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगी और ईंट से ईंट एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए बजाने को तैयार है समाजवादी पार्टी का। और आने वाला जो 2024 है उसमें समाजवादी पार्टी एक स्पष्ट नीति के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी को, प्रियंका जी एक विपक्ष के तौर पर देखिए, समाजवादी पार्टी, मैं आऊंगा अवनीश जी, मैं फाइनल कमेंट में आपसे लूंगा, लेकिन मैं प्रियंका जी से जरा, प्रियंका जी बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक विजन साफ है, तस्वीर लगभग क्लियर है। अब कांग्रेस इस बीच अपने आप को कहां पाती, खास करके 2024 के अगर परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूं? देखिए 2024 की अगर बात करें तो आज विपक्ष की मुख्य भूमिका में सिर्फ राहुल गांधी जी, जो निडर होकर पूरी तरह से जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। और आज से नहीं, पूरे पिछले कार्यकाल 8 सालों से आप देखें कि जनता के सारे मुद्दे राहुल गांधी जी ने एक एक करके उठाए, वो भी बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। और उनके लिए, उनकी एक टिप्पणी के लिए और झूठ बोलने के लिए आप देखें इनके मंत्री कैसे सामने आ जाते हैं। तो असली डर अगर भारतीय जनता पार्टी को किसी से है तो वो श्री राहुल गांधी जी से, क्योंकि आप देखिए किस तरह से झूठ बोलते हैं उनके बारे में, उनकी इमेज बिगाड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। ये 500 करोड़ का पैकेज सुनने में आता है, सिर्फ इन्होंने राहुल गांधी जी की इमेज बिगाड़ने के लिए खर्च किया। तो असलियत ये है कि भारतीय जनता अच्छा पार्टी खासा जब तैयारी के साथ आई, डेटा लेकर के बैठी डरती है और राहुल गांधी जी ही इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आज वो जनता के बीच में है और इससे सबसे ज्यादा डर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, तो आज डर की अगर बात करें अवनीश जी, मुझे कुछ सवालों के जवाब आप दे दीजिए फाइनल कमेंट। डर किससे ज्यादा, फिर आपका मुख्य विपक्षी आप किसको मांग रहे? देखिए प्रियंका जी अपनी प्रबल दावेदारी को नहीं, मनीष जी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, मुद्दे अलग हैं, इस बीच युवा अपनी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था अलग है। तो ये तमाम सारी चुनौतियां हैं फिर अब आपके सामने।
देखिए, डरा हुआ है विपक्ष आलोकी, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में लबादे में पड़ा हुआ है, वो गुंडों से घिरा हुआ है, परिवारवादी के जाल में फंसा हुआ है, डरा हुआ। 4 महीने में समाजवादी पार्टी ने अवनीश जी 25 लाख सदस्य बनाए हैं। 4 महीने में 25 लाख सदस्य। कौन डरा हुआ है अवनीश जी? क्यों डरेंगे आपसे? कोई घोटाला किया हमने, कोई चोरी किया हमने, कोई बेईमानी किया हमने, कोई ठगाई किया हमने, कोई धूर्तता किया हमने? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश की गरिमा बढ़ाई है, वो अपने आप में अद्भुत है। जिस तरह से देश पूरी तरह से सशक्त होकर आया है, वो अपने आप में अद्भुत है। बातें कर रहे हैं, जो राहुल गांधी यात्रा लेकर घूम रहे हैं, उनको अध्यक्ष नहीं मिल रहा। समाजवादी पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है, उनके पास नए अध्यक्ष नहीं है, ना उनके पास योजनाएं हैं, ना उनके पास कोई कार्यक्रम है, ना नीति है, ना नियत है। भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व के पास चलिए, लेकिन आपने भी इतनी देर बताया, मुझे कोई नीति और रणनीति कुछ ज्यादा समझ में नहीं आई। चलिए, जो हम जनता तक कन्वे कर सके। आज की डिबेट का फाइनल जो कमेंट है वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी जी के साथ। रिजवी जी, आज अधिवेशन को लेकर के बात की। देखिए, मनीष जी ने भी अपनी पार्टी का विजन बताया, प्रियंका जी ने भी अपनी बात रखी। बीजेपी से जब मैंने तमाम सारे सवाल किए तो उसने भी कहा कि चुनौतियां हैं, और लेकिन प्राथमिकताओं के तौर पर देखिए देश बदल रहा है, किस तरीके से सबका साथ सबका विकास को लेकर के पार्टी चल रही है। लेकिन इस बीच अगर मैं आम जनमानस की बात करूं तो उसके जहन में क्या तस्वीर उभर करके आ रही, खास करके बात जब मैं उन युवा बेरोजगारों की करता हूं। आज ही मेरा मन किसी तरीके से बस सोचता है कि जब आज में 69,000 जो शिक्षक भर्ती वाला जो मामला है, किस तरीके से लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को ऐसे लेकर के मुद्दे, इस बीच आप कहां पर पा रहे हैं सरकार? देखिए, आज जो समाजवादी पार्टी ने अपना अधिवेशन किया है, उस अधिवेशन से ये महसूस हुआ है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी से जो है उसी की टक्कर होगी, ये महसूस किया जा रहा है। अब कल बदल भी सकती है सिनेरियो, कुछ ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अपनी जगह मजबूत खड़ी हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी जब जेडीयू का आकर के जो है वो यहाँ चुनाव लड़ेंगे नीतीश जी, तो उनको कैसे रोकेंगे? बीएसपी वाले अपने कैंडिडेट को करेंगे तो उनको कैसे रोकेंगे? और अब कांग्रेस वाले लड़ेंगे, उनको कैसे रोकेंगे? कैसे एकजाई करेंगे? कैसे उस पर लेकर के आएंगे? ये सबसे बड़ी चुनौती जो है समाजवादी पार्टी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी जमीनी हकीकत पे अपना काम करके अपने कैंडिडेट को मजबूत करके वो मजबूती से बैठी है, और जितना विपक्ष बिखर के आएगा उतना भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वो मजबूत होगा। लेकिन अखिलेश यादव ने भी आज कहीं ना कहीं मजबूती के साथ संघर्ष किया, और यहां पर मैं ये बात पूरी तरीके से कह सकता हूं, पिछले दिनों जो बात समाजवादी पार्टी के लिए कही जाती थी, लेकिन अखिलेश यादव ने अब वो तस्वीर बदली है। पिछले अगर 15 दिनों की मैं बात करूं, पैदल यात्रा का आगाज किया, एक साथ संगठन को जोड़ा, कार्यकर्ताओं को बूस्टअप किया, उसमें कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। और आज भी अधिवेशन को लेकर के जो जोश जो उत्साह नजर आ रहा था, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो अखिलेश यादव के ऊपर जो सवाल उठते थे कि ट्वीट करते हैं एसी से बाहर निकले, लेकिन अब वो संदेश जा रहा है, अब वो बदली हुई तस्वीर नजर आ रही है। लेकिन इस बदली हुई तस्वीर अब 2024 को हासिल करने में अब कितनी और मशक्कत करनी पड़ेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष जी आपका भी, प्रियंका जी आपकी भी, और रिजवी जी आपका भी, और साथ ही साथ अवनीश त्यागी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।